नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। महान नाटककार शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है। यह एक कहावत भी है जो आमतौर पर इस बात को दर्शाती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के नाम में कुछ विशेष या फिर महत्वपूर्ण बात होती है। आमतौर पर यह कहावत विवादित या फिर रोचक स्थितियों में प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन इन दिनों सियासत में इसका इस्तेमाल सिर्फ विवादित मुद्दों के तौर पर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। यहां भाजपा नेताओं को भोपाल नवाब या उनके परिवार से जुड़े नामों पर कड़ी आपत्ति है, जिसके बाद इनसे जुड़े नामों को बदलने की बहस शुरू हो गई है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आदिवासी सियासत पर घमासान मचा हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ में लगभग 32% आबादी जनजाति है, इसलिए आदिवासी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाली पार्टी सत्ता के शीर्ष तक आसानी से पहुंच सकती है। इसलिए आदिवासी वोटों पर सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरविंद नेताम आदिवासी सियासत का एक बड़ा चेहरा है। खबर है कि अरविंद नेताम को आरएसएस ने नागपुर का बुलावा भेजा है, जहां वो मुख्य अतिथि बनकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। उन्हें आमंत्रण मिलने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है आदिवासी विरासत पर संघ की सियासत। तो बस्तर के दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आरएसएस ने 5 जून को नागपुर मुख्यालय में अपने वार्षिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। नेताम एक ऐसा आदिवासी कांग्रेसी नेता है जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग पार्टी बनाकर कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में नेताम को आरएसएस का बुलावा छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ा रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद। अरविंद नेताम अविभाजित मध्य प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक चेहरा रहे हैं। नेताम ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर आदिवासी समुदायों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करना शुरू कर दिया था। अगस्त 2023 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर हमर राज पार्टी बनाई, जो आदिवासी समूहों का एक संगठन है। फिलहाल नेताम इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्हें आरएसएस मुख्यालय से न्योता मिला है, जिस पर कांग्रेस तंज कस रही है। दीपक बैच का कहना है कि आरएसएस से ये पूछा जाना जरूरी है कि आरएसएस और बीजेपी आदिवासियों से नफरत क्यों करती है और आदिवासियों को वनवासी क्यों कहती है आरएसएस। ये और आखिर आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि इस निमंत्रण को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। संघ का उद्देश्य राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति है। देखिए, आरएसएस के राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के नागपुर में जो आयोजन होता है, जिसमें सरसंघचालक साहब स्वयं रहते हैं, उसमें राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। आरएसएस का काम राजनीति करना नहीं है, देश के अंदर व्यापक परिवर्तन होना, संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ के ऐसे ऊर्जावान युवकों की टोली तैयार करना जो देश के लिए समर्पित हो। मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद के सफाया होने के दावे के बीच आदिवासी वर्ग में नेतृत्व की शून्यता पर सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में बस्तर के दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की नजदीकी कई सियासी सवालों को जन्म दे रही है, जिसके जवाब हर कोई तलाश रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आदिवासी विरासत पर संघ की सियासत, इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, अनिल सिंह चौहान हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पीसी रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, पहला सवाल आपसे ही। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। अरविंद नेताम इतने बड़े कांग्रेस के चेहरे थे, आदिवासी नेता
थे उनको भी संभाल के नहीं रख पाए और अंततः वो अलग थलग रहे। आप जा रहे हैं संघ प्रमुख के साथ मंच साझा करने, कांग्रेस को इस पे कोई आपत्ति है? आपको, निशिकांत जी को और स्वराज एक्सप्रेस के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस ही नहीं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, अगर आप संभालने की बात कहें तो जो अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए जी। लगभग 300 से अधिक विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया और कई दर्जन सांसदों की मंडी लगा दी गई देश। तो देखिए, ये बात तो अलग है कि कितने विधायक सांसद किस दल से कैसे खरीदे गए, कैसे उन पर दबाव बनाया गया, कई टिकट लेने वाले चुनाव नहीं लड़े और किन हथकंडों को अपनाया गया, किस तरह एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, ये विषय अलग है। इस विषय पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अरविंद नेताम जी को बुलाया जाना आरएसएस के कार्यक्रम में बहुत आश्चर्य का विषय है मेरे लिए व्यक्तिगत जी। क्योंकि मैंने हमेशा आरएसएस की राजनीति को जिस तरह देखा है, आरएसएस ने हमेशा विशेषकर दो वर्गों से, एक महिलाओं से और एक आदिवासी वर्ग से हमेशा नफरत की है। इनको हमेशा हेय दृष्टि से देखा है। तो पहली बार अगर एक आदिवासी नेता को बुलाया गया तो आश्चर्य का विषय तो जरूर है। तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि अरविंद नेताम जी जा रहे हैं वहां, तो निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग की बात करें कि क्यों साहब आपको दिक्कत है आदिवासियों से, क्यों आप वनांचल में बसने वाले आदिवासियों को मजाक उड़ाते हैं, उनको हेय दृष्टि से देखते हैं। उनके 11 वर्षों में मोदी सरकार ने उनके लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए था वो क्यों नहीं किया? आदिवासियों के लिए जो विशेष बजट होता है उसको क्यों कम करने का काम किया गया? आदिवासियों के लिए विशेष एक स्पेशल कोड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तक कई बार अवहेलना की गई। तो इन विषयों को जरूर उठाया जाना चाहिए, विषय जरूर आता है। और देखिए, ये स्वाभाविक है कि अगर अरविंद नेताम जी वहां जा रहे हैं तो इन विषयों को उनको उठाना चाहिए। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई है। तो अनिल जी ये जानना चाहेंगे, आरएसएस ने बुलाया है अनिल जी, मेरा मानना यह है कि देश की राजनीति को सर्वाधिक प्रभावित करता है। अनिल जी, आपने कहा कि आदिवासियों से उनको नफरत है, एक तरह सीधे सीधे एक आध उदाहरण देंगे? आदिवासियों से नफरत है, बल्कि संघ का एक घटक काम करता है, वनवासी कल्याण आश्रम के नाम से आदिवासियों के बीच में सेवा शुश्रूषा करता है, और आप कह रहे हैं कि इनको नफरत है आदिवासियों से। देखिए महोदय, मैं कई बार ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि कई आरएसएस के नेताओं ने आदिवासियों के लिए वनवासी जैसे शब्द इस्तेमाल किए। इनको ये कहा कि ये विकास की मुख्य धारा में नहीं, इसी तरह अच्छे हैं जंगलों में, इनको मुख्य धारा में नहीं लाना चाहिए। इनकी जैसे कई इनके यहाँ अंधविश्वास है, तो हाँ वो भी ठीक है, जायज है, उन अंधविश्वासों में ही इनको जीने देना चाहिए, वही इनकी संस्कृति है। आदिवासियों के उत्थान के लिए कभी भी आरएसएस ने काम नहीं किया, आदिवासियों को गुमराह करने का काम जरूर किया। और जो इनका बयान और जिस तरह का मैंने कई बार सुना है आरएसएस के नेताओं को आदिवासियों के संदर्भ में बयान देते, कभी आप वो गंभीरता नहीं सुनेंगे कि आदिवासियों को कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, कैसे वनांचल के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सरकार को क्या काम करना चाहिए, इस विषय पर ये कभी काम नहीं करते। आदिवासियों को र्यूमर के सहारे हमेशा भटकाने का काम आरएसएस ने किया है। उसी विषय को हम लोगों ने रखा कि निश्चित रूप से अरविंद नेताम जी जा रहे हैं। और ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, अरविंद नेताम जी ने भी अविभाजित मध्य प्रदेश के समय कई बार ये बातें कही है जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने आरएसएस के खिलाफ भी कई बार बोला है कि आरएसएस इस तरह से आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम किया है, हमेशा आदिवासियों को गुमराह किया है। यह बात स्वयं अरविंद नेताम जी ने भी कई बार कहा है। जी चलिए चौहान साहब, आपने कहा कि अरविंद नेताम खरीद फरोख्त सब सारी बातें की। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब जिस समय कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार थी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तो आदिवासी नेताओं को इतना तिरस्कृत किया गया कि मजबूरी में झाबुआ से दिलीप सिंह भूरिया, तो आपके कांकेर से अरविंद नेताम जैसे कई नेता, भंवर सिंह पोर्ते, ये कई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने चले गए थे। अब आप कह रहे हैं कि इनने खरीद, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि खरीद फरोख्त करे। मैं आता हूं आपके पास, एक 10 सेकंड का जवाब दूंगा, 10 सेकंड का सिर्फ 10 सेकंड का। जी माननीय, मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह समय में जब उस सरकार में बैकलॉग भर्तियां हुई तो आरएसएस के नेताओं ने कंटिन्यू बयान दिया कि कांग्रेस की सरकार आदिवासियों की गठरी ढोने का काम कर रही है, सिर्फ बैकलॉग पद निकाल रही है। आप उस समय संज्ञान में आपको होगा कि कई आरएसएस के नेताओं ने बयान दिया था। कोई व्यक्तिगत तौर पर दिग्विजय सिंह जी के महत्व ना देने के कारण कांग्रेस छोड़ दिया हो या कोई और कारण हो, मैं उस विषय पे नहीं जाता, लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए उस समय बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए।
जी चलिए, अब आपने बयान किसका सुन लिया, कौन से आरएसएस नेता का सुन लिया, कौन से पदाधिकारी का सुन लिया, मुझे संज्ञान में नहीं है। अगर आपको हो तो मैं आपके पास फिर आऊंगा तो याद कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। निशिकांत जी, निश्चित तौर पे अरविंद नेताम जी ने भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन 6 महीने में ही उसको नमस्कार भी कर दिया था। अब इन स्थितियों में अनिल चौहान जी भी कह रहे हैं कि बहुत अचंभित करने वाला ये कदम है संघ का। थोड़ा सा आप अगर समझते हैं, आप तो संघ से भी जुड़े हैं, प्रकाश इसमें डाल दें कि आखिर अरविंद नेताम में ऐसा क्या देखा जो मोहन भागवत मंच साझा कर रहे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में देख रहे हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर नक्सलाइट का खात्मा होता है तो वहां संघ है, निश्चित तौर पे इन जगहों पे जहां नक्सलाइटों के प्रभाव है वहां अरविंद नेताम के माध्यम से अब संघ कुछ काम करने जा रहा। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको, अनिल सिंह चौहान जी को, पीसी दत्त जी को संध्या जवाहर जी। जो आपका प्रश्न है त्रिपाठी जी, देखिए संघ का काम क्या है? राष्ट्र की सेवा, समृद्धि और सुरक्षा के प्रति संकल्पित मन से, हृदय से कार्य करना। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया अनिल सिंह चौहान जी से कि वनवासी कल्याण आश्रम क्या काम करती है, आपको जानकारी है, तो वो बोलते हैं कि मैं आरएसएस को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं अगर काउंटर सवाल पूछूं कि आप कभी आरएसएस के कार्यालय, आरएसएस के कोई सम्मेलन या उद्बोधन को आपने स्वयं जाके ग्रहण किया है, तो बोलेंगे नहीं। विषय ये है कि नहीं जानते हुए भी उस पर तर्क देना है। विषय ये आता है कि आदरणीय अरविंद नेताम जी छत्तीसगढ़ के गौरव है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। किस पार्टी से थे वो अलग विषय होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गौरव थे। अब ये अरविंद नेताम जी अगर समापन समारोह में आदरणीय सर संचालक के साथ मन साझा करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सबका भाव तो यही होता है, समाज का कल्याण करना। रही बात जिस प्रकार से दीपक बैद जी ने और अनिल सिंह चौहान जी ने कहा कि आदिवासियों से घृणा करती है भारतीय जनता पार्टी जी। अगर आदिवासियों से घृणा करती, देखिए साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, यह कैसे हुआ? हमारी नफरत के कारण हुआ, आपकी मोहब्बत के कारण तो संभव नहीं हो पाया। यही मैं कहता हूं कि आपके मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत का सामान है, आप जरूर उसका नाम आपने मोहब्बत का दुकान रख लिया है। देखिए, प्रदेश के और देश के सभी वर्गों के साथ सामूहिक विकास के कार्य को संकल्पित मन से कार्य करना भारतीय जनता पार्टी का एक मूल ध्येय है। जिस प्रकार से वनांचल और सुदूर वनांचल का में से लाल आतंक समाप्त हो रहा है और वहां विकास के उन्मुख रास्ते तय हम कर रहे हैं, वहां पे जितने भी जो भी लोग वहां पे अपना विकास के कार्य को ध्येय मान कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और बस्तर का विकास, समुचित विकास, और वहां कौन रहता है? बस्तर में सुदूर वनांचल में रहता कौन है? हमारे भाई बहन, जिनको ये तो हिंदू भी मानने को तैयार नहीं होते। त्रिपाठी जी, कई बार डिबेट किया हूं मैं इनसे, वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू भी नहीं है। तो काटने बांटने का जो रणनीति है उसके कारण इनको भय हो रहा है कि जिस प्रकार से 2023 के चुनाव के परिणाम में भयंकर आशीर्वाद आदिवासी वर्गों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ मिला, तो क्या ये फिर से बांटने और काटने की राजनीति करना चाहते हैं? इस प्रकार की स्थिति नहीं बननी चाहिए। लेकिन नफरत और निराशा के अंधकार में इस प्रकार गर्त में चली गई कांग्रेस पार्टी कि कुछ भी स्टेटमेंट देती है। खुद स्वयं दीपक बैद जी कद्दावर नेता हैं, अपना सीट क्यों नहीं बचा पाए? उसका कारण था धर्मांतरण को बढ़ावा देना। आदिवासी वनांचल में आरएसएस का काम है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये धर्मांतरण जो इनको बढ़ावा देती कांग्रेस पार्टी, उसको रोकने का भी प्रयास आरएसएस लगातार करती है। तो उसके कारण इनके पेट में पीड़ा हो रही है त्रिपाठी जी, और कोई किंतु परंतु नहीं है। निशिकांत जी, लेकिन हमारे सवाल का जो कौतूहल का विषय बना हुआ है, हमारे सवाल कौतूहल का कि आखिर अरविंद नेताम जी में क्या देखा संघ ने जो उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए, और मोहन भागवत जी के साथ मंच साझा करने में बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं मिलता है ये अवसर, और अरविंद नेताम जी को उन्होंने साझा करने जा रहे हैं। क्या देखा, वो हम कौतूहल का विषय है, वो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। त्रिपाठी जी, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि आदरणीय नेताम जी यहाँ के छत्तीसगढ़ के गौरव हैं, और आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे कई बड़े दिग्गज नेता समय समय पे उपस्थित होते हैं। इसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं है। राष्ट्र के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, समृद्ध भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अगर आप सम्मिलित होते हैं तो स्वागत है। आरएसएस किसी पार्टी विशेष का, आप अगर ऐसा लगता है, आकलन करते हैं कि किसी पार्टी विशेष, कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है शाखा में भी जाते थे, तो ये कोई सत्य नहीं है क्या? लेकिन बात यह है कि आप
आदिवासी नेता हमारे अरविंद नेताम जी अगर सम्मिलित होते हैं और आदिवासियों के विकास के प्रति जो भाव दीपक बैज जी ने प्रस्तुत किया, तो मैं आपके माध्यम से एक अदना सा प्रश्न करता हूं कि 5 वर्षों में आदिवासियों की नौकरी खाने का, उनके आरक्षण को समाप्त करने के अलावा आपने क्या काम किया? सिर्फ बस्तर वनांचल का बता दो, जहां से आप आते हो, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। चलिए चौहान साहब पूछ लेंगे, लेकिन रथ साहब, आपने बहुत सारे राजनीतिक डायरियां लिखी हैं, बहुत सारा आकलन किया है, आपका क्या आकलन है कि आखिर अरविंद नेताम जी को क्यों बुलाया गया? जी देखिए, 83 वर्ष के हैं अरविंद नेताम। 5 बार वो खुद सांसद रह चुके हैं और 2 बार उनके परिवार के लोग सांसद रह चुके हैं, और वो केंद्रीय मंत्री 2 बार रह चुके हैं, तो एक कद्दावर नेता रहे हैं। उनके भाई राज्य मंत्री वन भी थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, शिव नेताम उनके भाई राज्य मंत्री बन थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शिव नेताम उनके भाई थे, हाँ जी। उन्होंने विधानसभा में उनको रखा था, विधानसभा के लिए वो, और सांसद के रूप में ये हमेशा उतरा करते थे मैदान में। तो उस समय जब उन्होंने उस समय दिग्विजय सिंह के समय में जो पार्टी छोड़ी थी अंतिम दिनों में दिग्विजय सिंह के, तो उसके बाद फिर वो उस समय विद्याचरण शुक्ल जी के प्रभाव क्षेत्र में आया करते थे वो। तो उनके पार्टी छोड़ने के समय में उनके प्रभा मंडल के अंतर्गत थे वो, तो उस समय वो बीएसपी भी चले गए, भाजपा भी चले गए। लेकिन पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार बनी भूपेश बघेल के नेतृत्व में, तो वो कांग्रेस में सरकार बनने के बाद कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में आने के बाद मेरा ख्याल है 10 अगस्त 2023 में वो फिर कांग्रेस छोड़ करके उन्होंने अलग से एक हमर राज पार्टी, सर्व आदिवासी समाज में भाजपा के पूर्व सांसद सोहन पोटई के साथ मिलकर उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की, और एक सर्व हमर राज पार्टी बना करके उसके अंतर्गत उन्होंने पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े किए। लेकिन उनके उम्मीदवारों को विशेष सफलता नहीं मिली और जनता ने उनको एक तरह से नकार दिया। तो वो एक तरह से साइलेंट मोड पे थोड़ा बहुत समाज का काम करने लगे थे, और राजनीति में एक तरह से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे अरविंद नेताम जी। उनकी सरलता, उनके व्यक्तित्व का जो एक तो आदिवासी सरल स्वभाव के ही होते हैं, और बहुत संयत और बहुत सरल किस्म की उनकी राजनीतिक जिंदगी रही। ये जो परिवर्तन भी हुए तो वो मुझे लगता है उन्होंने अलग अलग सलाहकारों के मतों के हिसाब से किया होगा। बस एक बात उनकी खास रही है अभी तक की, कि वो अपने परिवार के सदस्यों को हर विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस में जब ये समय परिवर्तन हुआ और तेज तर्राट भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस जब मैदान में आई, तो उसके बाद उनको और भी दरकिनार कर दिया गया, जबकि एक वरिष्ठ आदिवासी नेता के रूप में उनका सम्मान किया जाना चाहिए था। लेकिन खैर बहरहाल वो 2023 में, यानी कि आज से देखें अपन तो लगभग 2.5-3 साल पहले वो छोड़ चुके थे कांग्रेस, और कांग्रेस में जब वो हैं ही नहीं तो फिर उनके कहीं पर भी जाने में कांग्रेस के लोगों को तकलीफ होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनको, चूंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के सदस्य नहीं है, तो अगर वो आरएसएस के बुलावे पे जा रहे हैं नागपुर, तो इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति तो मुझे लगता है होने का कोई कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। कांग्रेस को नुकसान क्या होगा? राजनेता, कांग्रेस को नुकसान क्या होना है? आपत्ति की बात ही नहीं है। कांग्रेस उसको ये, हाँ, कांग्रेस उसमें कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि जब नंद कुमार साय जैसे वरिष्ठ नेता भाजपा में हैं, तो उनको छोड़ करके अरविंद नेताम का चयन कर रही है भाजपा, यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा के पास विश्वसनीय आदिवासी चेहरा नहीं है क्या? ये प्रश्न उठाना चाहिए कांग्रेस को। तो नेताम जी के व्यक्तित्व का उपयोग करना चाह रही है भाजपा अगर, और वो भी 83 साल के नेताम, वरिष्ठ नेताम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो वो अगर उससे प्रदेश के आदिवासियों का कुछ भला हो सकता है तो वो स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के कार्यक्रम में केवल मंच शेयर करने से अरविंद नेताम जी का प्रभावी हस्तक्षेप आदिवासियों के लिए की जाने वाली नीतियों में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मजाक की बात होगी, क्योंकि सरकार की स्पष्टता है नीतियों को लेकर के, और सरकार की स्पष्टता जो है उसके केंद्र में आदिवासी नहीं है, ये तो स्पष्ट है। तो जब उसके केंद्र में उद्योगपति हैं या कॉरपोरेट हैं, तो उस हिसाब से नेताम जी की उपस्थिति केवल एक प्रतीकात्मक होगी मुझे लगता है। और फिर भी अगर अपनी प्रतीकात्मक उपस्थिति से वो आदिवासियों का कुछ हित कर पाते हैं, अगर कुछ उस तरह से नीतियों को प्रभावित कर पाते हैं, तो ये शायद अच्छी बात होगी। लेकिन ये सब आगे भविष्य में देखना होगा, क्योंकि जितने समय तक के भी नेताम जी का प्रभाव रहा राजनीति में, तो वो बहुत कुछ आदिवासी समाज के लिए कर नहीं पाए, ये बात अलग है।
कि उस समय में महंत कर्मा भी एक कद्दावर नेता हुआ करते थे आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ में जी। लेकिन नेताम जी का उस तरह से कद नहीं बन पाया जिस तरह से, नहीं तो वो अगर आदिवासी नेता के रूप में जो उनकी सीनियरिटी थी, जो अनुभव था, उस लिहाज से तो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का उनका दावा बनता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रस्तुत करने में कमजोर रहे, जिसके कारण से वो अजीत जोगी जी को मौका मिला और वो पहले मुख्यमे बने छत्तीसगढ़। जी, जी। नहीं तो जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था उस समय में कद के हिसाब से नेताम जी बहुत अनुभवी और बहुत वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। जी राजेश जी, अनिल जी, आपके दीपक बैज जी ने कहा है कि आरक्षण के विरोध में भारतीय जनसंघ रहा है हमेशा। उन्होंने एक बात और कही कि आरक्षण बिल जो राज्यपाल के यहाँ रुका हुआ है वो ओबीसी का आरक्षण बिल रुका है, न कि आदिवासियों का। देखिए, निश्चित रूप से कई बार आरएसएस के नेताओं ने आरक्षण के विरोध में बयान भी दिया है कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, संविधान में व्यवस्था घातक। कई बार आरएसएस का बयान आया। दूसरी बात है, निश्चित रूप से सभी लोग जानते हैं कि उसमें ओबीसी का आरक्षण बढ़ रहा था, आदिवासियों का भी आरक्षण बढ़ रहा था, जिसको राजभवन में रोका गया है। एक बात मैं और कहूंगा इस तारतम्य में, आपने कल देखा होगा कि जो अरविंद नेताम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदिवासियों की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा में गहरे मतभेद है। इस गहरे मतभेद को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए मैंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया है। तो अरविंद नेताम जी का खुद ये बयान स्पष्ट करता है, जिसको इन्होंने अतिथि के तौर पर बुलाया है, वो खुद ही कह रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि गहरे मतभेद हैं दोनों की विचारधारा में। तो इसके बाद इस बात की पुष्टि होती है। दूसरी चीज ये है त्रिपाठी जी कि निश्चित रूप से आरएसएस स्वतंत्र है बुलाने के लिए। अरविंद नेताम जी वरिष्ठ नेता है, वो भले ही किसी भी दल में हो या अपने दल में हो, वो वरिष्ठ नेता है, उनके पास एक बड़ा अनुभव है। अगर वो जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी को तकलीफ है। हमने तो एक सुझाव दिया कि जिस तरह की आरएसएस की मानसिकता सामने आती है उसमें अरविंद नेताम जी जो छत्तीसगढ़ के बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं, तो कुछ चीजें वहां निकलनी चाहिए, कुछ बातें रखी जानी चाहिए। शायद आरएसएस उनके कुछ सुझावों को, चूंकि अतिथि जब हम किसी को बुलाते हैं तो शायद उनके कुछ सुझाव भी मान लें, एक अतिथि की मर्यादा के कारण, तो शायद उनके कुछ सुझाव मान के आरएसएस लिबरल हो जाए आदिवासियों के लिए, या वो जो विचारधारा का अंतर है वो समाप्त हो जाए, तो उससे बहुत बेहतर होगा। जी नहीं, उनके पास आदिवासी नेता संघ से और भी बहुत सारे जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे संघ विचारधारा से ही प्रेरित हैं। ऐसा नहीं है, खुद राष्ट्रपति, जैसा कि निशिकांत जी ने कहा है कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी बनाया पहली बार उन्होंने, कांग्रेस ने इतने सालों में नहीं बनाया, दलित जरूर बनाया लेकिन आदिवासी नहीं बनाया। जी निशिकांत जी, संघ विरोधी है आरक्षण के, से हमारे बड़े भाई आदरणीय त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से आपने कहा और जिस प्रकार से अनिल सिंह चौहान जी ने कहा, देखिए संघ आरक्षण के विरोधी है और राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। आरक्षण के खिलाफ 11 वर्षों में केंद्र की सरकार ने क्या काम किया, आप बता दीजिए मुझे पूरा उदाहरण के साथ। दूसरा, आदिवासी हो, दलित हो, एससी एसटी ओबीसी वर्ग की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज भी उनके लिए बड़ा चिंतित रहती है कि ये जो दलित राहुल गांधी ने कब कहा आरक्षण समाप्त होना चाहिए, देश तो ये बात जरूर पूछिएगा निशिकांत जी से। जी कहां से ज्ञान आया कंप्लीट। निशिकांत जी साथ में ये उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण के विरोध में कब बयान दिया कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, ये सवाल कर रहे हैं अनिल जी। अभी आज से तारीख तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज से मात्र 6 महीना पहले विदेश में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मैं दूसरा एक बहुत गंभीर प्रश्न करना चाह रहा हूँ। आप जो नेता कह रहा हो जातिगत जनगणना करिए और सबको अधिकार दीजिए, उसके नाम से अनिल जी उनका उत्तर आ जाए, अनिल जी उनका उत्तर आ जाए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर सवाल कर लीजिएगा, अभी टाइम है। जी निशिकांत जी। आदरणीय त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से दलित शोषित पीड़ित वंचित के प्रति कांग्रेस पार्टी अभी जब विपक्ष में है तब उनकी सद्भावना जागृत हुई है, तो मेरा एक प्रश्न है कि 7 दशक तो कोई पार्टी का सत्ता में केंद्र में रही, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपके थे, कि क्या कारण था कि ये दलित शोषित पीड़ित वंचित वर्ग अभी भी शब्दावली में कांग्रेस पार्टी के है? क्या कारण था जो आपने आज तक उनका समुचित विकास नहीं कर पाया, आपने उनको शिक्षित नहीं कर पाया, आपको उन्हें स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे पाया? वो केंद्र की सरकार आने के बाद क्यों ऐसी व्यवस्था बन रही है? सड़क भी हम पहुंचा रहे हैं, बिजली भी हम पहुंचा रहे हैं, पानी भी हम पहुंचा रहे हैं, शिक्षा भी हम पहुंचा रहे हैं। ये क्या कारण रहा होगा अनिल सिंह चौहान जी, जो आज आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं? 1947 में देश आजाद हुआ है, उसके बाद कई 3.5 पीढ़ी तो गांधी परिवार के पीएम रहे हैं, उसके बावजूद
और तब जब लगातार आपके सभी प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि दलित शोषित वंचित का विकास करना है, गरीबी हटाना है, हटा नहीं पाए, खुद के दामाद घर के अरबपति बन गए, लेकिन आदिवासी वर्ग या दलित वर्ग को आपने विकसित नहीं कर पाए। क्या कारण रहा होगा अनिल जी? आज जरूर इतने बड़े मंच पे दिल से आप बताइएगा कि कहां कमी रह गई, क्यों? आरक्षण आप तो दे रहे थे ना, हम तो विरोधी हैं, चलिए आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आप तो पक्षधर थे ना, क्यों आज तक उनका विकास नहीं हो पाया? बता तो भाव, बताने में ही कष्ट होता है आपको। क्या कारण है कि आज भी वो वर्ग अपेक्षित है? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा साहब, हमको नहीं देना पड़ेगा। हम ना आरक्षण के खिलाफ हैं, ना आदिवासी के खिलाफ हैं, ना ओबीसी, ना एससी एसटी किसी के खिलाफ है। हम चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ राष्ट्र संकल्पित मन से आगे बढ़ता जाए, ये तो हमारा ध्येय है। निशिकांत जी, क्या अभी इन 10-12 सालों में गरीबी हट गई? बिल्कुल, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। चलिए, डंडे के चोट पे कह रहा हूं। अनिल जी, अब आप अपना सवाल कर लीजिए। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवाज दिया हमने, 13 करोड़ से ज्यादा साधुवाद दूंगा निशिकांत जी को, मान गए कि वो आरक्षण विरोधी है। और दूसरी बात देखिए, ये इतिहास गवाह है कि हमने आदिवासियों को ही नहीं, हमने सभी वर्गों को उनके हाथ में अधिकार देने का काम किया, चाहे सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो। और भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं कौन से 2 दामादों का विकास किया। एक अधिकार आपके लोकप्रिय चैनल पर चुनौती दे रहा हूं, निशिकांत जी बता दें, एक अधिकार जनता के हाथों में कानून बनाकर दिया गया हो, जैसे हमने कानून बनाकर दिया। डायरेक्ट टू बेनिफिट भी हमारी योजना है मनमोहन सरकार की। जब मोदी जी विरोध करते थे कि आधार कार्ड नहीं आना चाहिए, तो एक योजना बता दें, एक कानून बता दें, योजना नहीं कह रहा हूं मैं, एक कानून बता दें जिसमें लोकतंत्र मजबूत हुआ हो, जनता का हाथ मजबूत हुआ हो, लोगों के हाथ में ताकत आई हो। जैसे सूचना का अधिकार था, एक एमएसपी का कानून बनाना था इनको, जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते थे। हजारों किसानों की जान चली गई, लेकिन एक एमएसपी पे कानून नहीं बना पाए। अब भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया, हमेशा विकास का विरोध किया, वनांचल के लोगों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, और वो आज बड़ा बड़ा यहां एक लोकप्रिय चैनल पर तमाशा बना रहे हैं। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई, इस फंड को कम किया गया, लगातार इनकी उपेक्षा की गई। हाँ, राजनीति की गई, सिर्फ वोट की राजनीति, कभी हिंदू मुसलमान, कभी आदिवासी ईसाई, और कभी किसी प्रकार की उत्तर भी ले ले, जिसमें हिंदू वर्सेस ईसाई कर दो, कभी घर वापसी, कभी कटो बटो, इस तरह के नारे। विकास की बात, विश्वास की बात, लोकतंत्र की बात। चले अनिल जी, आपकी बात आ गई, उत्तर भी ले ले, समय हमारा जा रहा है, समय हमारा खत्म हो गया है। निशिकांत जी, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। रथ साहब, अब आपके पास नहीं आ पाऊंगा क्योंकि समय की एक मर्यादा है, सीमा है। जी निशिकांत जी, बहुत संक्षेप में। आदरणीय त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी को लॉन्च करते करते आज तक लॉन्च नहीं कर पाए, उसी तरह दलितों का, आदिवासियों का विकास कभी नहीं कर पाए। उनकी मंशा नहीं थी विकास करने की। आदरणीय नेहरू जी ने क्या क्या, क्योंकि घुटनों पे ला दिए, जातिगत जनगणना होने लग गई। जो बातें राहुल जी कहते हैं वो करना पड़ता है आपको। पे आ जाते हैं आप, इसलिए राहुल गांधी जी से बैठाए हैं, आपको हम अंगूठे में बैठाए हैं, आपको पैर के अंगूठे में बैठाए हैं, हम उठाते हैं। घुटने की बात मत करो, पैर के अंगूठे के नीचे दबा के रखे हैं आपको, और ये देश की जनता ने किया है, हमने नहीं किया है। आपको अभी बुद्धि नहीं आई है तो क्या किया जा सकता है आपका? लेकिन विकास अगर आपने आदिवासियों का या किसी प्रकार का देश को नुकसान हो जाए, सिर्फ सत्ता पर केंद्रित राजनीति मत करिए, तो आज आपको यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। आपको उदाहरण देना होता कि हमने क्या क्या काम चलिए हमारा, आज देखिए, आदिवासी वर्ग से पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी तो किसके राज में बनी? आपको देखना होगा किसकी सरकार थी, पहला मुख्यमंत्री बनता है किसकी सरकार थी, आपको मालूम ही नहीं है। जिस तरह से खेल किया हमेशा, अरे आपने क्यों नहीं बनाया? दुनिया देख रही है, आपने क्यों नहीं बनाया? हर व्यक्ति जानता है कि आप क्योंकि वो सूट नहीं करता था आपको। चलिए निशिकांत जी, अनिल जी, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, आपका, निशिकांत जी आपका। रथ साहब, माफ करिएगा, आपके पास दूसरी बार नहीं आ पाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में आदिवासी सियासत की। दरअसल आदिवासी बहुल राज्य होने के चलते छत्तीसगढ़ में सियासी दशा और दिशा तय करने का काम आदिवासी वोट ही करते हैं। ऐसे में सभी दलों को आदिवासी चेहरों और उनके बेटों पर पकड़ वाले नेताओं की जरूरत महसूस होती है। अरविंद नेताम भी ऐसा ही एक बड़ा सियासी चेहरा है जिन्हें आरएसएस ने आमंत्रित कर
कम से कम कांग्रेस के भीतर तो खलबली मचा ही दी है। नेताम को दिया गया निमंत्रण संघ की आदिवासी आउटरीच रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद भविष्य में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। ये तो बात रही छत्तीसगढ़ की।